जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत कम्युनिकेशन वाली यूनिट को कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में जो नकारात्मक आलोचना है, निगेटिव क्रिटिसिज्म, वो जो होता है वो निम्नलिखित में से किस ओर उन्मुख होगा? एक्सटर्नल सिंपैथी, बाह्य सहानुभूति, जस्टिफिकेशन, औचित्य, या डिफेंसिवनेस, बचाव, डीमोटिवेशन, या सपोर्टिव लिसनिंग, या कन्फ्रंशियल एम्पैथी। तो कक्षा संप्रेषण के घटक के रूप में देखिए, जो नकारात्मक आलोचना है निम्न की ओर उन्मुख होगा: औचित्य, बचाव और दुष्प्रेरण की तरफ। डिजिटल युग में ये भय बना हुआ कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम हो सकता है स्टिमुलेशन यानी प्रेरण, ओवर स्टिमुलेशन अति प्रेरण, क्विक एडॉप्शन शीघ्र अनुकूलन, पैसिव एडॉप्शन निष्क्रिय अनुकूलन। तो इसमें होगा ओवर स्टिमुलेशन। डिजिटल युग में देखें तो डिजिटल युग में ये भय बना है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम अति प्रेरण हो सकता है। जब बालक अत्यधिक तकनीकों के संपर्क में आता है तो अवसाद ग्रसित हो जाता है। ओवर स्टिमुलेशन या अति प्रेरण विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, जिनमें अत्यधिक शोर, मल्टीटास्किंग परिवेश शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग अति प्रेरण के कारकों में से एक है। प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित व वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें यू मैसेज, वी मैसेज, दे मैसेज, आई मैसेज। तो इनमें कौन सा होगा? ये होगा आई मैसेज, मैं संदेश वाला। मैं संदेश वाला प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक है। लिखित संप्रेषण में संदेश लिखने वाला आग्रही कहलाता है। वो अपने लिए संप्रेषण में मैं शब्द का प्रयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द para language in a communication? select from the code to indicate your answer। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाता है? ध्वनि का उतार चढ़ाव, पिच ऑफ द वॉइस, इंटरनल नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस, विरामों का उपयोग। तो पार्श्व भाषा भी अशाब्दिक संचार का एक सशक्त माध्यम है। पार्श्व भाषा मौखिक संचार की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। मौखिक संचार में शब्द होते हैं, जबकि पार्श्व भाषा अशाब्दिक होती है। निम्नांकित संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं ध्वनि का उतार चढ़ाव, विरामों का उपयोग, वाणी दर और प्रबलता। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? दृढ़ एवं असर्टिव एंड कन्फर्मिस्ट, दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, तकनीक एवं अधिपत्यकारी, निजी एवं अनुसरणकारी, तद अनुभूति एवं प्रयोजनवादी। तो इसमें देखिए, कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय तद अनुभूति एवं प्रयोजनवादी उपागम सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तद अनुभूतिक उपागम के तहत हमारे विचार दूसरों के विचार से मेल खाते हैं, जिससे एक दूसरे के विचार भावनाओं को समझने में आसानी होती है। प्रयोजनवादी उपागम के तहत हम उन्हीं बिंदुओं को महत्ता देते हैं जो कक्षा में उपयोगी हो। इस प्रकार तद अनुभूति एवं प्रयोजनवादी उपागम से कक्षागत संप्रेषण सर्वाधिक उपयोगी हो जाता है। प्रतिपुष्ट कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है लीनियर यानी रेखीय, सर्कुलर, कंप्लीट, इंटरैक्टिव, डिसऑर्गेनाइज, असंगठित। इस सृष्टि में जीव जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में संचार होता रहा है और वो होता रहेगा, क्योंकि यह महज एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इसकी प्रक्रिया से जुड़े हैं। संप्रेषक यानी सेंडर, सूचना या जानकारी मैसेज, सूचना का माध्यम या विधि, सूचना प्राप्तकर्ता रिसीवर, प्रत्युत्तर या प्रतिपुष्टि। कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे शामिल होता है ग्राफिक्स। कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में ग्राफिक्स शामिल होता है। ग्राफिक्स को हिंदी में चित्रलेख कहते हैं। ग्राफिक्स ऐसे दृश्य प्रदर्शन को कहते हैं जो किसी दीवार, कपड़े, कागज, पत्थर, कंप्यूटर स्क्रीन या अन्य सतह पर ज्ञान, मनोरंजन, संदेश, मार्गदर्शन, पहचान यानी किसी ध्येय से बनाया गया हो। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार कौन से हैं? औपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भोग शक्ति, वैध शक्ति, मनोरंजनात्मक शक्ति। देखिए, यहाँ पे जो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अध्यापक छात्र संप्रेषण या छात्र छात्र संप्रेषण इत्यादि होता है, यह संप्रेषण उद्देश्यपरक होता है। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार निम्न है: औपीड़क शक्ति, प्रोद्भोक्त शक्ति, पुरस्कार शक्ति, वैध शक्ति। कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। दूसरा,
यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होता है। तो देखिए दिया गया अभिकथन एक ही कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। सही है, ऐसा इसलिए क्योंकि कक्षा संप्रेषण के दौरान पूर्वानुमान के लिए प्रत्येक छात्र के बारे में अनुमान लगाना कठिन होता है। साथ ही तर्क यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है, भी सही है। अर्थात जब संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर होती है तो कक्षा संप्रेषण के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। यह अनुमान लगाया गया कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है, तो 2/3। यह अनुमान लगाया गया कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से 2/3 अधिक होता है। शाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त सूचना या जानकारी स्पष्ट होती है, जिससे यह प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आ सकता है और इसमें अवरोध भी नगण्य होता है, इसलिए इसे अशाब्दिक संप्रेषण से उपयुक्त समझा जाता है। संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है, किस चीज़ का? तो संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है माध्यम निर्माण का, चैनलाइजेशन का। संकेत को माध्यम निर्माण का द्वितीय उत्पाद माना जाता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण प्रक्रिया की द्वितीय चरण माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद संकेत माना जाता है। द रेशनल अप्रोच इन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम कक्षागत संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए ये किससे प्राप्त होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से, इंटरपर्सनल से, ऑर्गेनाइजेशनल से, मास कम्युनिकेशन से। अंतर व्यक्तिक संप्रेषण के तहत कक्षा में एक छात्र दूसरे छात्र से या शिक्षक तथा छात्र के मध्य संचार स्थापित होता है। अंतर व्यक्तिक का मानव के सर्वांगीण विकास तथा प्रभावशाली जीवन हेतु अत्यधिक महत्व है, अतः बाल्यकाल से ही अंतर व्यक्तिकता पर ध्यान देना जरूरी है। कक्षागत संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम अंतर व्यक्तिक संप्रेषण से प्राप्त होता है। क्लासरूम स्पीच इज कंसीडर्ड एज, कक्षागत संभाषण को क्या माना जाता है? तो इसको नॉन टेक्निकल मीडियम यानी गैर तकनीकी माध्यम। कक्षागत संभाषण को जो है वो गैर तकनीकी माध्यम माना जाता है। इस संभाषण में शिक्षक और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कक्षागत संभाषण छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित विधियाँ प्रायः छात्रों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, योग्यताओं और रुचियों के अनुरूप संगठित की जाती हैं। एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी सक्रिय यानी एक्टिव हो, एम्पैथेटिक समानुभूतिपरक हो, हेट्रोफिलियोस, होमोफिलियोस, साइलेंट, अनक्रिटिकल। तो देखिए संप्रेषण को सदैव प्रभावी रखने वाला व्यक्ति ही एक सफल व्यक्ति माना जा सकता है और संचार व्यवस्था को तभी प्रभावी माना जा सकता है जबकि वह अपेक्षित व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ सके, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। एक कक्षा में संप्रेषण तभी प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी एक्टिव हो, समानुभूतिपरक हो, समलिंगी हो। छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियाँ एंट्रोपी ओरिएंटेड होना चाहिए, ओवर्ट होना चाहिए, नॉन फंक्शनल होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, थर्ड पार्टी होनी चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। तो छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियाँ निम्न हैं। एक तो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, तृतीय पक्ष हो, परीक्षण हो। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसीडर, कक्षागत संप्रेषण में सदृश को क्या समझा जाता है? तो ये है समर्थक साक्ष्य, सपोर्टिंग एविडेंस। कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को सार्थक साक्ष्य कहा जाता है। सदृश्यता के अंतर्गत हम एक दृष्टांत से दूसरे दृष्टांत में संबंध स्थापित कराते हैं। कक्षागत संप्रेषण के तहत सदृश्यता के माध्यम से अनेक समर्थक साक्ष्यों के द्वारा संप्रेषण को प्रभावी बनाया जाता है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑट टू बी, जो प्रभावशाली कक्षागत संचार होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए इम्पैथेटिक, तद्भूतिजनक। प्रभावशाली कक्षागत संचार का माध्यम तद अनुभूतिजनक होना चाहिए। तद अनुभूति दूसरे के कष्ट और संवेगों का अनुभव करने और समझने की तद अनुभूति का समानुभूति कहते हैं। सहानुभूति को अंग्रेजी में सिंपैथी कहते हैं। यह कोमल मानसिक भावना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों के साथ अनुभव करना। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू, कक्षागत संचार का किससे संबंध नहीं है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से या पब्लिक कम्युनिकेशन से, नन ऑफ द। तो ये किससे नहीं है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से, अंतर्वैयक्तिक संचार से। देखिए कक्षागत संचार का संबंध अंतर्वैयक्तिक संचार से नहीं है। कक्षा संचार ये वो संचार है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच होता है। यह हमेशा प्रत्यक्ष संचार होता है, अप्रत्यक्ष नहीं। यह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए कक्षा संचार जरूरी है। द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन अ क्लासरूम इन कंसीडर्ड एज, कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को समझा जाता है तो एक सांस्कृतिक पूंजी की तरह, है ना।
कक्षा में जो संप्रेषित ज्ञान है उसको समझा जाता है एक सांस्कृतिक पूंजी की तरह। पाठ्य पुस्तकों या शिक्षकों के माध्यम से सभी संप्रेषित ज्ञान को सांस्कृतिक राजधानी का हिस्सा माना जाता है। सांस्कृतिक पूंजी को 3 रूपों में क्लासिफाई किया जाता है, सन्निहित, वस्तुपरक और संस्थागत। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी कक्षा संचार की विशेषता है इसमें से? तो है नियोजन। नियोजन जो है ये प्रभावी कक्षा संचार की मुख्य विशेषता है। नियोजन के माध्यम से ही भविष्य में किए जाने वाले कार्य को निर्धारित किया जाता है कि अमुक कार्य को कब किया जाए, किस समय किया जाए, कार्य को कैसे किया जाए, किन साधनों का प्रयोग किया जाए इत्यादि। एक प्रभावी कक्षा संचार की अन्य विशेषताओं में देखें तो शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना, विषय वस्तु को संगठित करना था अर्थात पाठ्य वस्तु को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन अर्थात प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों को उनके महत्व पर बल देना। तो आज के लिए इसे यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।